નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું સીએનબીસી બજારમાં. આપ જોઈ રહ્યા છો ક્લોઝિંગ બેલ. માર્કેટની ગતિવિધિ સાથે હાજર છું હું વિક્રમ. સાથે જો નિશા ને આજના ક્લોઝિંગ બેલમાં આગળ વધીએ, પણ અત્યારે સહયોગી પ્રદીપ પંડ્યા પણ જોડાઈ ગયા છે. ગુડ આફ્ટરનૂન પ્રદીપ. ગુડ આફ્ટરનૂન નિશા. ને આપણી સાથે એક ખાસ મહેમાન અત્યારે જોડાઈ રહ્યા છે. ઇન્ડિયાના વોરેન બફેટ કહેવાતા रामदेव अग्रवाल साहब जो मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ चेयरमैन ने को फाउंडर है. रामदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीएनबीसी बाजार की 7वीं सालगिरह पर हमारे साथ जुड़ने के लिए. सीएनबीसी के 7वीं सालगिरह गुजराती चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई. ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. जिन्होंने एक्चुअली शेयर बाजार बनाया उनके लिए आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. और भी दूसरे लैंग्वेज में करिए. हार्डली कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस. धन्यवाद आपका. हम आपको पहचानते हैं इस लिहाज से कि आप वैल्यूएशन पर हमेशा बहुत ही कड़ी नज़र रखते हैं और उस हिसाब से हमारे दर्शकों को, अपने क्लाइंट्स को हमेशा गाइड करते आए हैं. इस समय ये बहुत बड़ा सवाल है कि 16,000 के लेवल के आसपास बाज़ार महंगा है या सस्ता है, आपको क्या लगता है? देखिए, बाज़ार डेफिनेटली सस्ता तो नहीं है, बट कितना महंगा है या पूरा प्राइस है, रिजनेबल प्राइस है, ये डिपेंड करता है कि कैसा पोस्ट कोविड ग्रोथ कैसे आता है. मतलब ऐसे ये भाव ऐसा लगता है कि थर्ड वेव का इसमें कोई डर नहीं है, इस टाइप का वैल्यूएशन है. सो यदि बाई चांस कोई हिसाब से थर्ड वेव यदि आया तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ से करेक्ट होगा. मेरी जो समझ है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मार्केट ये बोल रहा है कि यहाँ से धीरे धीरे जो अमेरिका में हो रहा है वो यहाँ होगा, और थर्ड वेव न होने से इकोनॉमी पूरे बहुत जोर से किक स्टार्ट देगी. आपका लिक्विडिटी बहुत अच्छा है, आपका मोमेंटम जो है वो इमीडिएटली बिल्ड होगा पेंट अप डिमांड के कारण से. सो ऐसा बाजार का एक्सपेक्टेशन है. अब देखिए उसमें आगे कैसे कैसे होता है. बिल्कुल. तो इस समय अगर आप देखें तो दुनिया भर के बाज़ारों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है. अमेरिका के बाज़ार में भी नए हाइज बन रहे हैं, हमारे यहाँ निफ्टी में नए हाइज बन रहे हैं. तो ग्लोबली आपको क्या लगता है? क्योंकि कुछ मैंने ऐसे एग्जांपल देखे, खास तौर पे जो बफेट साहब का बहुत ही पसंदीदा एक रेशियो है मार्केट कैप टू जीडीपी, वो देखते हैं. तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो बहुत रिकॉर्ड हाइज पे पहुंच गया है ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स के लिए. हाँ जी, ये जो मार्केट कैप टू जीडीपी जैसे अमेरिका के लिए कभी एक 1 टाइम से ऊपर कभी जाता नहीं था, और हम लोग का जो इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी गया था 1.8 2008 के पीक में. सो जो अभी अबाउट 1.1 जैसा है यहाँ पर इंडिया में, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गया. लेकिन वो हुआ क्यों है? क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो हिस्टोरिकली लोएस्ट है, और कोई इन्फ्लेशन का उनका कहना है कि इन्फ्लेशन नज़र नहीं आ रहा है. तो उसके चलते थोड़ा बहुत जो बॉन्ड का यील्ड बढ़ा था, 160-165 हुआ था 10 ईयर का, 10 ईयर्स का पेपर, वो गिर के वापस 140-45 हो गया. तो एक ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज आ गया है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में. क्यों हुआ है? कंप्यूटर के कारण हुआ है, चाइना के कारण से हुआ है, जस्ट इन टाइम के कारण से हुआ है. वो सब चीज़ का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऐसा है कि यूरोप में, जापान में और अब अमेरिका में भी इतना प्रिंटिंग करने के बाद भी लास्ट 20 साल में कि इन्फ्लेशन का कोई ऐसा ओर छोर नहीं, कोई भी ऐसा परमानेंट इन्फ्लेशन नज़र नहीं आता. ऐसा बाजार का समझ है. अब उसके कारण से क्या हुआ है, यदि आप जैसे आपका 5% इंटरेस्ट रेट है, वो गिर के 2% हो जाता है, 1.5% हो जाता है, तो आपका जो वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट, जैसे आपका जो 20 के आसपास पी होता था, 15-20 का पी होता था, वो अभी 25, 28, 30 इस टाइप का पी मल्टीपल हो रहा है. तो ये जो पुराने लोग हैं, जो हम लोग देखे हैं 10-15 का पी, उनको बहुत डर लगता है. लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं अभी सिस्टम में, उनके लिए तो जो पी अभी है वही पी सही पी है, और इन्फ्लेशन ना होने से ये जस्टिफाइड भी है. तो ये अब मुश्किल ये समझने का ये है कि आगे इन्फ्लेशन वापस आएगा कि नहीं आएगा. यदि इन्फ्लेशन नहीं आता है विश्वव्यापी, तो बाजार में पार्टी चलती रहेगी. कुछ दिन पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि इन्फ्लेशन वापस नहीं आएगी, लेकिन हम फिर से अब $75 पे क्रूड देख रहे हैं और $100 की बातें होने लगी हैं. तो लगता है कि शायद कमोडिटीज़ को लेकर के जो हमें थोड़ा लग रहा था कि इससे अब डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एक अच्छी खासी बड़ी तेज़ी फिर से आ गई है. मुझे भी ऐसा लगता है कि आप इतना पैसा प्रिंट करोगे, मतलब अनप्रेसिडेंटेड क्वांटिटी ऑफ मनी हैज़ बीन प्रिंटेड, और अभी भी वो प्रेस चालू है, कोई एक व्यक्ति कम नहीं हुआ है. जो आपको क्वांटिटी ईजिंग है वो अभी तक चालू है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक क्वांटिटी ईजिंग रहेगा, जब तक आप टैंक में पानी डालते रहोगे, तो बाजार तो बढ़ते चला जाएगा. लेकिन कहीं न कहीं
ऐसा नहीं कि सिर्फ शेयर बाजार बढ़ेगा, आपका कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेंगे। और जैसे घर के दाम है, अभी आप देखिए, आपको जो हेडलाइंस आ रहे हैं अमेरिका में कि वहां पर मतलब है ना लाइन लग रहा है घर खरीदने के लिए। एक घर आप अनाउंस करो, उसमें 10 आदमी खड़ा रहते हैं, उसमें बिडिंग हो रही है, उसमें प्रीमियम हो रहा है। तो ये जो मतलब जो हार्ड एसेट्स के जो प्राइस जो बढ़ते आ रहे हैं, उनके प्राइस नहीं बढ़ रहे बल्कि आपके पैसे के दाम कम होते हैं। तो ये जो एक माहौल जो बन रहा है, यदि इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो क्लियरली ये ट्रेंड्स काफी एक्यूट होते जाएंगे और इन्फ्लेशन जरूर आएगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप यदि सेंट्रल बैंकर्स की कमेंट्री सुनो, जो भी बड़े लोग बात करते हैं, या इवन बॉन्ड का जो मूवमेंट देखो आप, यूरोप में अभी भी माइनस 10 ईयर पेपर इज माइनस 20 बेसिस पॉइंट। तो ये जो मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब जो इतना लिक्विडिटी होने के बाद भी क्यों इन्फ्लेशन ऊपर नहीं आएगा। ये चीज मेरे समझ के बाहर की बात है। लेकिन बाजार ऐसे कुछ बोल रहा है कि भाई इन्फ्लेशन नहीं है। तो लेकिन इस बात से शायद अमेरिका में फिर भी कंफर्ट हो, लेकिन भारत में ज़रूर निवेशकों को डरने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे रेट्स जो हिस्टोरिक लो पे हैं आज। मेरे ख्याल से 2002-3 के दौरान हमने ऐसे रेट्स देखे थे। तो यहाँ पर रेट्स बढ़ने की, महंगाई बढ़ने की संभावना कहीं ज़्यादा है अमेरिका के मुकाबले, और ऐसे में हमारे निवेशकों को ज़्यादा खतरा है। देखिए, यहाँ पर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है, यहाँ पर बहुत गिर के भी 4-5% से कम नहीं हुआ। तो क्लियरली आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमारे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बहुत अलग है। हमारे यहाँ इट्स बेसिकली लो वैल्यूडेड इकोनॉमी है, मतलब है ना, कमोडिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जैसे कमोडिटी का दाम बढ़ता है, चाहे ऑयल का दाम बढ़े, चाहे स्टील का दाम बढ़े, वैल्यू एड कम होने से इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस आर मच हायर। तो उसके चलते क्या होता है कि आपका इन्फ्लेशन भी काफ़ी ऊंचा रहेगा। लेकिन यदि आपका ग्रोथ अच्छा है, यदि मान लो रियल ग्रोथ हमारा 7-8% हो गया, उसके ऊपर 5-6% यदि मान लो इन्फ्लेशन हो गया, तो भी मेरे ख्याल से मार्केट विल सेलिब्रेट। यदि आपका रियल जीडीपी ग्रोथ 7%, 8% हो गया और गवर्नमेंट रेवेन्यूज बहुत जोर से बढ़ गया, क्योंकि आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है 12-13% होगा, तो मेरे ख्याल से कई तरीके निकलेंगे जिसके कारण से कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ेगा, और अल्टीमेटली कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो बाजार विल गिव अ सैल्यूट। सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। यदि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट बहुत नहीं बढ़ा और इंडिया में थोड़ा सा 1-2% ज़्यादा रहा, तो कैपिटल फ्लोज भी ज़्यादा रहेंगे और इंडियन ग्रोथ भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। फिर भी यहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लेशन से डर लगता है। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे देश में ईपीएस बढ़ने की संभावना इतनी अधिक है कि वो पी आपको जस्टिफाइड लगने लगेगा आने वाले दिनों में। तो इस हालात में, इस समय अगर आपको पैसे लगाने हो तो आप कहाँ लगाएंगे? जी देखिए, मैं तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में बिलीव करता हूँ और अच्छे पोर्टफोलियो में बिलीव करता हूँ, और मैं मार्केट टाइमिंग के बारे में तो बात ही नहीं करता। जैसे दैट अपने मालूम नहीं पड़ता, बाजार कभी 20% गिर जाएगा, अभी कभी 20% बढ़ जाएगा। तो क्या है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मेरा हमेशा इन्वेस्टेड रहता है, लेकिन नए नए आइडियाज आते रहते हैं। अभी जो इंक्रीमेंटली नए आइडियाज आ रहे हैं, जैसे डिजिटल कंपनी सब आ रहे हैं, लाइन से सब आईपीओज आ रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा भी प्राइस रहेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि बाजार गर्म है। तो उससे हो क्या रहा है कि हर तरीके की कंपनी के आईपीओज आ रहे हैं। तो आईपीओ पहली बार आती है, बाजार में इंट्रोडक्शन होता है नई कंपनी का, नए मैनेजमेंट का, जिसके बारे में कभी आप सुने नहीं रहते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर भी समझने का कि कोई नई अच्छी प्रॉमिसिंग कंपनी आ रही है। दूसरा ये है कि आपका ग्लोबल कई कई सेक्टर्स जो है उसमें बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर आपके जो सर्विसेज कंपनीज है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, डिजिटल कंपनीज है, तो ये जो सेगमेंट है वो था ही नहीं। मतलब या तो ग्रोथ बहुत कम था, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब जितना था, ये सब 12-15-20 के पी में थे, बिकॉज ग्रोथ आउटलुक वॉज वेरी बैड। लेकिन कोविड के चलते ये ऐसा लग रहा है जैसे Y2K टाइप का अपॉर्चुनिटी है, और पूरा सेक्टर में बहुत बहुत ज़्यादा मतलब हलचल मच गई है। यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर के स्टाफ मिलना मुश्किल हो गया है। बहुत 30-40% भाव बढ़ रहे हैं स्टाफ के, और वो अवेलेबल नहीं है। तो ये तब आता है जब सामने काफ़ी बड़ी तेज़ी होती है इन टर्म्स ऑफ डिमांड, वॉल्यूम डिमांड, तो वो चीज़ दिख रहा है। तो वहाँ पर उसके चलते ये सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, और बड़े कंपनी तो चलेंगे ही, लेकिन इसमें कई नई जो स्मॉल मिड कंपनीज होंगे वो भी बड़े बनने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखेगा, वहाँ पर पैसे बन सकते हैं। तो वहाँ पर देखना चाहिए कौन सी कंपनी में कॉम्पिटेंस है जो बहुत बड़ी बन सकती है। सो वो एक सेक्टर, और डिजिटल कंपनीज, ये दोनों जगह मेरे को लगता है काफ़ी बड़ा ग्रोथ है और हाई क्वालिटी है, एसेट लाइट है, तो इसमें काफ़ी एक्शन रहेगा लगता है।